विद्यार्थियों, पिछला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था उसके संबंध में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के हमारे इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसमें वर्ग संघर्ष है उसको एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। और कार्ल मार्क्स ने ये जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है ये अपने जो साम्यवादी घोषणा पत्र है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें दिया है। और उसमें बताया है कि आज तक का जो इतिहास है या अब तक का जो समस्त इतिहास है वो सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की है जो धारणा है ये ऑगस्टीन थॉर से ली गई थी, लेकिन इसका जो संपूर्ण विवेचन है, व्यवस्थित जो विवेचन है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। कार्ल मार्क्स ने अब वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहले वर्ग जो है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और वर्ग को परिभाषित करते हुए या स्पष्ट करते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो उत्पादन की एक विशेष प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है, अपना संबंध रखता है और जिनके जो हित हैं वो सामान्यतया एक समान होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ऐसा समूह जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और उनके जो हित हैं वो साधारणतः एक समान हैं, तो उसको वर्ग की संज्ञा दी गई है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आ सकता है, आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग वो है जो उत्पादन के साधनों यानी भूमि और पूंजी पर अपना अधिकार जमाए रखता है। इसको जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहा गया है। दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला तथा घोर श्रम या परिश्रम करके दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है और परिश्रमजीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम करने पर भी जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के साधन वो नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। इस दृष्टि से पहले को शोषक वर्ग और दूसरा जो वर्ग है उसको शोषित वर्ग कहा गया है। कहने का अर्थ ये है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक वो वर्ग है जो जिनका उत्पादन और भूमि और पूंजी के ऊपर स्वामित्व होता है। दूसरा वो वर्ग है जो अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करता है और अपनी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी समय पर नहीं कर पाता। इन दोनों के हित परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरोधी इसलिए हैं क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो कम से कम श्रम या जो परिश्रम का पैसा देकर और अधिक से अधिक श्रमिकों से काम करवाना चाहते हैं। श्रमिक हैं वो कम काम करना चाहते हैं और अधिक पैसा लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार दोनों के हित परस्पर विरोधी होने के कारण दोनों यानी जो शोषक और जो शोषित वर्ग है उनमें इतिहास की प्रत्येक अवस्था में संघर्ष है वो सदैव विद्यमान रहता है। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके जो हित हैं वो परस्पर विरोधी होते हैं। पूंजीपति हैं वो कम से कम मजदूरी देना चाहते हैं जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो और मजदूर हैं वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहते हैं। अतः इन दोनों वर्गों के हितों दोनों वर्गों के परस्पर विरोधी हितों के कारण इन दोनों में संघर्ष है वो प्रारंभ हो जाता है और यही एक प्रकार से वर्ग संघर्ष की बुनियाद है। इसी कारण वर्ग संघर्ष वो हमेशा चलता रहा है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने अपने जो पत्र है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र, उसमें लिखा है कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी और भूदास, श्रेणीपति और दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिप कर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की जो परिणति है वो हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले लोगों वाले वर्गों के सर्वनाश में।
वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स वो पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि पूंजीवादी जो अवस्था है उसी में ही स्वयं अपने विनाश के बीज निहित हैं। पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं, जिसका परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन का एकत्रित हो जाना होता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना में विश्वास करते हैं। उद्योगों के इस स्थानीयकरण के कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता रहता है, उनमें एकता उत्पन्न होती है और इसके आधार पर वे पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती हैं। विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद जो विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है और पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादियों की जो पूंजीपति हैं उनकी जो स्थिति है वो असुरक्षित हो जाती है। सभी देशों के जो श्रमिक हैं वो समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। अतः श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो स्वरूप है वो ग्रहण कर लेते हैं। पूंजीवाद इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के सामने टिक नहीं सकता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने अवश्यंभावी विनाश का कारण बन जाता है। श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके जो सहायक वर्ग हैं उनसे सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकवाद है वो स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने बताया है कि वर्ग संघर्ष की जो धारणा है उसमें उन्होंने पूंजीवाद के अंत की संभावना व्यक्त की है और ये कहा कि पूंजीपति जो हैं उनका शोषण जब चरमोत्कर्ष पर होता है तो फिर श्रमिक हैं वो एक जगह पर एकजुट होकर एकत्रित होकर उनके विरुद्ध आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं और उनके जो साधन हैं जो वो हड़प लेते हैं और एक सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद स्थापित करने की बात कार्ल मार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के माध्यम से करते हैं। वर्ग संघर्ष की जो भावना है वो किस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है, इसके संबंध में जो प्रसिद्ध विद्वान कोकर हैं वो लिखते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की संख्या है वो निरंतर बढ़ती रहती है, उन्हें वह संगठित समुदायों में एकत्रित कर देती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है, उनमें परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां हैं जिनको आलोचकों ने आलोचना के रूप में व्यक्त किया है। अब एक एक करके कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसकी जो आलोचना है उसको हम डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। पहली जो आलोचना है वो ये है कि कार्ल मार्क्स ने केवल संघर्ष की बात कही है, इसके विपरीत सामाजिक जीवन का जो मूल तत्व होता है वो सहयोग होता है। तो कार्ल मार्क्स ने केवल संघर्ष की बात की है, सहयोग की बात नहीं की। कार्ल मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष की धारणा है उस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व नहीं होता। वास्तव में यदि ऐसी स्थिति होती तो मानव समाज कभी का समाप्त हो गया होता। संघर्ष की अपेक्षा सहयोग, प्रेम, सहमति की भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं और मानव समाज है वो इन्हीं भावनाओं पर टिका हुआ होता है। आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के बीच पारस्परिक सहयोग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में सहयोग तत्व की उपेक्षा की है और संघर्ष के तत्व पर अधिक बल देकर बड़ी भूल की है, जिसने मार्क्स के दर्शन में रचनात्मकता का अभाव कर दिया है।
तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में केवल संघर्ष के ऊपर अधिक बल दिया है, अपितु जो सहयोग है उसको नज़रअंदाज किया है। दूसरी जो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना का बिंदु ये है कि कार्ल मार्क्स ने समाज में केवल दो ही वर्ग बतलाए हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। आलोचकों का ये मानना है कि समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते, अपितु अनेक वर्गों का अस्तित्व है वो विद्यमान होता है, जबकि कार्ल मार्क्स ने केवल समाज में दो ही वर्गों की कल्पना की है। मार्क्स ने ये माना है कि समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं, किंतु वास्तव में यदि समाज के अंतर्गत देखा जाए तो एक तीसरा वर्ग भी होता है जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग कहते हैं। उसके समकालीन लेखकों ने इस वर्ग पर ध्यान दिया है, किंतु उसके द्वारा मध्यम वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार न करना उसके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, टेक्नीशियन सभी मध्यम वर्ग में आते हैं और इन्होंने समाज के विकास में सदैव ही अपना महत्वपूर्ण योगदान या निर्णायक भूमिका वो निभाई है। मध्यम वर्ग का स्वरूप, उसकी समस्याएं, आवश्यकताएं दोनों वर्गों से नितांत भिन्न और पृथक हैं। इस कारण उस पर पृथक से विचार करना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो दूसरी आलोचना का बिंदु ये है कि कार्ल मार्क्स ने केवल दो ही वर्ग बतलाए हैं, जबकि समाज में मध्यम वर्ग है उसको भी बड़ा योगदान या भूमिका रहती है। सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं है। कार्ल मार्क्स की एक जो महत्वपूर्ण जो त्रुटि या जो आलोचना है वो ये है कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मान लिया। समाजशास्त्रियों का मानना है कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना गलत है। समाज को ठीक और पूर्ण रूप से समझने के लिए उसे जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग, योग्यता, सामाजिक स्तर और जनता के आधार पर ही बांटा जाना चाहिए, अन्यथा हमारा अध्ययन एक प्रकार से अधूरा रहेगा। मार्क्स के द्वारा सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मानने का कारण संभवतः ये था कि उन्होंने एक वर्ग की अपनी धारणा को सही बताकर उसका प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से करना चाहा। उसके इस प्रयत्नों ने अनेक त्रुटियों को जन्म दिया। तो कार्ल मार्क्स ने जो सामाजिक और आर्थिक वर्ग को एक समान रूप में स्वीकार किया वो आलोचक स्वीकार नहीं करते हैं। अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने ये स्वीकारा है कि क्रांति श्रमिक वर्ग से होती है, जबकि आलोचक ये मानते हैं कि क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके द्वारा ही संभव है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर एक प्रकार से सर्वहारा वर्ग की क्रांति की कल्पना की गई है, लेकिन अब तक का मानवीय इतिहास इस बात का गवाह है या साक्षी है कि जो भी क्रांतियाँ हुई हैं उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग या मजदूरों ने नहीं किया, अपितु समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं उसके द्वारा किया गया है। मार्क्स के अनुयायी लेनिन ने इस बात को स्वीकार करते हुए एक स्थल पर लिखा है कि हमने कहा था कि मजदूर लोग अब तक इस योग्य नहीं हैं कि उनमें समाजवादी चेतना उत्पन्न हो सके। उनके अंदर यह चेतना केवल बाहर से लाई जा सकती है। सभी देशों के इतिहास से प्रमाणित होता है कि अपने अनंत प्रयत्न से मजदूर वर्ग केवल मजदूर सभाई चेतना विकसित कर सकता है, जिसे समाजवादी मोड़ देने के लिए संगठित बौद्धिक बल का अस्तित्व है वो आवश्यक होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कार्ल मार्क्स ने ये माना है कि क्रांति केवल श्रमिक वर्ग के द्वारा ही हो सकती है, जबकि आलोचकों का मानना है कि क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो मध्यम वर्ग है उसके द्वारा ही संभव है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि जो वर्गीय भावना है वो प्रबल होती है, जबकि आलोचकों का ये मानना है कि वर्गीय भावना से जो राष्ट्रीयता की भावना होती है वो अधिक प्रबल होती है। यह सोचना कि समाज के सभी वर्गों में वर्गीयता की भावना ही सर्वाधिक प्रबल होती है, ये सबसे भारी भूल है कार्ल मार्क्स की। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है, इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर एक राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और जो पूंजीपति हैं उनका विरोध करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्टालिन और सोवियत संघ के व्यक्तियों से वर्गीयता या साम्यवादी भूमि के नाम पर नहीं बल्कि सोवियत भूमि या मातृभूमि के नाम पर अपील की गई थी।
तो कहने का अर्थ ये है कि कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि वर्गीयता की भावना है वो अधिक प्रबल होती है, जबकि आलोचकों का ये मानना है कि वर्गीयता से जो राष्ट्रीयता की भावना होती है वो सदैव ऊंची होती है, ऊपर होती है। कार्ल मार्क्स ने ये बताने का प्रयास किया है अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र में कि अब तक का जितना भी इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो आलोचक ये मानते हैं कि समस्त इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं रहा। यह सोचना कि संसार का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये एक प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं है। धर्म शक्ति प्रदान करने की इच्छा, भूमि और मानवीय भावनाएं तथा दुर्भावनाएं सदैव ही संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन वर्ग संघर्ष की धारणा की समीक्षा करते हुए ठीक ही लिखते हैं कि इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का ही लेखा मात्र नहीं है। राष्ट्रों के युद्धों वर्गों के युद्धों की अपेक्षा अधिक हिंसक और अधिक काम रहे हैं। गत महायुद्ध में राष्ट्रीयता की भावना वर्गीयता की भावना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थी। इतिहास में शासक और शासित, अमीर और गरीब सदैव ही अपने देश के शत्रुओं से एक मन होकर लड़े हैं। हम अपने देश के पूंजीवादी मालिकों की अपेक्षा विदेश के श्रमिकों से अधिक घृणा करते हैं। इतिहास में धर्म के नाम पर लड़ाई हुई। पिछले युद्ध में मार्क्सवादी दो चार अपवादों को छोड़कर अपने पूंजीवादी राज्यों की ओर से लड़े थे। भारत ने हिंदू मुसलमानों की समस्या अथवा आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों की समस्या वर्ग संघर्ष की समस्या नहीं थी। तो कहने का अर्थ ये है कि कार्ल मार्क्स ने ये बताने का प्रयास किया है कि अब तक का जितना भी इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, जो आलोचक स्वीकार नहीं करते। अब देखिए कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं उसके संबंध में डिस्कस करते हैं। यद्यपि कार्ल मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष की जो धारणा है उसके विचारों को पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता, किंतु उसके कथन में अर्ध सत्य अवश्य है। उनमें सहयोग के स्थान पर संघर्ष की संभावना अधिक होती है, फिर चाहे वह मार्क्स की तरह का उग्र वर्ग संघर्ष नहीं भी हो। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसमें इतिहास के अध्ययन में आर्थिक तत्व के महत्व को प्रकट करता है। मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा अपनी समस्त कमियों के बावजूद इस व्यवहारिक राजनीतिक सत्य को प्रकट करती है कि यदि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों का लगातार अमानवीय शोषण और क्रूर दमन होता रहेगा तो इस अन्यायपूर्ण स्थिति के अंत के लिए श्रमिक वर्ग जो है वो उग्र वर्ग संघर्ष के रूप में खूनी क्रांति का होना अनिवार्य है। 19वीं सदी की उग्र एवं क्रूर पूंजीवादी व्यवस्था के प्रसंग में मार्क्स के वर्ग संघर्ष का विशिष्ट महत्व था। उसके इन विचारों ने पूंजीवाद पर निरंतर दबाव बनाए रखने का कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद ने श्रमिक वर्ग के कष्टों की ओर ध्यान दिया और उसके कल्याण की योजनाएं क्रियान्वित की। इस प्रकार पूंजीवाद ने स्वयं में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया। भले ही इसे मार्क्स की पूंजीवाद के प्रसंग में वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है का सीमित मात्रा में खंडन हुआ, किंतु कुल मिलाकर विश्व व श्रमिक वर्ग का हित ही हुआ और व्यवहारिक दृष्टि से यही मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का एक प्रमुख उद्देश्य था। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, उसकी आलोचनाएं, उसके निष्कर्ष, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। आगे की वीडियो है वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।